अर्जुन बेटा, मुझे तो किंजल बड़ी पसंद आई, तेरा क्या कहना है? देवरानी तो मुझे भी बड़ी पसंद आई। अब आप देवर जी से क्या पूछ रही हो माँ जी? उनकी शक्ल ही बता रही है कि उन्हें किंजल कितनी पसंद है। ये सुनकर अर्जुन शर्मा जाता है और सबकी रजामंदी से उनकी शादी हो जाती है। शादी के दूसरे दिन, जेठानी जी एक बात पूछूं, आपकी शादी को कितने साल हो गए? 8 साल। क्यों? नहीं कुछ नहीं। अब देवरानी सोच में पड़ जाती है और वो यही बात मन में लिए अपनी सास के पास जाती है। माँ जी एक बात पूछूं? हाँ पूछो न बहू। जेठानी जी की शादी को इतने साल हो गए लेकिन अभी तक उनके एक भी बच्चा, मतलब सब ठीक है ना? बहू, इस बारे में बड़ी बहू से कभी बात मत करना। उस बेचारी ने मंदिर गुरुद्वारे से लेकर डॉक्टर की क्लिनिक से बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर लगा लिए, कई इलाज करवा लिए, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकामयाब रही। लेकिन कहते हैं ना, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। क्या मतलब? मतलब तेरी जेठानी के 100 बच्चे हैं। क्या? जेठानी के 100 बच्चे? हाँ, कल सुबह का इंतजार होने दे, फिर तुझे सब पता चल जाएगा। प्रभा देवी की 2 बहुएं थी, बड़ी बहू सोनम और छोटी बहू किंजल। सोनम की शादी को 8 साल हो गए थे और उसकी खुद की कोई संतान नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके 100 बच्चे थे। उसकी देवरानी की तरह आप भी यही जानना चाहते हैं ना? कैसे? ये जानने के लिए हमें बढ़ना होगा इस कहानी में आगे। अगले दिन सुबह 8 बजे दरवाजे की घंटी बजती है। तभी किंजल जाकर घर का दरवाजा खोलती है कि तभी एक साथ कई छोटे छोटे बच्चे अंदर की ओर बढ़े जा रहे थे। कुछ पैदल चल रहे थे तो कुछ माँ की गोद में थे। अरे अरे, ये सब क्या है और तुम सब कहाँ चले आ रहे हो? बहू मत रोक इनको, यही तो तेरी जेठानी के 100 बच्चे हैं। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। मतलब ये कि तेरी जेठानी ने घर में क्रेच खोल रखा है। इस मोहल्ले में जो भी कामकाजी महिला है, उन सब के छोटे बच्चों का ध्यान सोनम बहू रखती है। सोनम बहू बड़ी ही मेहनती और दयालु स्वभाव की है। इस मोहल्ले की कामकाजी महिलाएं अपने बच्चों की देखभाल के लिए परेशान रहती थी, क्योंकि ज्यादातर सभी ऑफिस जाने वाली महिलाएं थी। इसलिए सोनम ने उन सब की मदद करने का फैसला किया और इस तरह उसने खुद का क्रेच शुरू कर दिया। शुरुआत में कुछ ही महिलाएं अपने बच्चों को सोनम के पास छोड़ने लगी, लेकिन धीरे धीरे इसकी देखभाल और स्नेह के कारण अधिकांश महिलाएं अपने बच्चों को उसके पास छोड़ने लगी और कुछ ही महीनों में उसके क्रेच में 100 बच्चे आने लगे। इससे उसे माँ की ममता भी मिल जाती है, साथ ही थोड़ी कमाई भी हो जाती है। सोनम का टाइम पास इन सब में ही हो जाता। वो सुबह जल्दी उठकर घर के सभी काम निपटाती, जिसके बाद बच्चों के आने की तैयारी में लग जाती। चलो बच्चों, अब हम सब दोनों हाथ जोड़कर भगवान को याद करेंगे। लेकिन मुझे तो भूख लगी है सोनम माँ। अरे मेरे खाओ चिंटू, पहले भगवान की पूजा, उसके बाद पेट पूजा। वैसे भी आज तुम सबके लिए नाश्ते में देसी घी डालकर दलिया बनाया है। अरे वाह, सोनम माँ के हाथ का दलिया तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो अब जल्दी जल्दी भगवान का ध्यान लगाओ, फिर मैं तुम सबको खाने के लिए दलिया दूंगी, फिर हम सब साथ में पढ़ाई करेंगे। इसी तरह सोनम हर बच्चे का ध्यान रखती, वो सभी से खूब लाड लगाती। सोनम ने अपने घर के नीचे वाले फ्लोर के एक बड़े से हॉल में क्रेच खोला हुआ था। 100 बच्चों के शोर से कुछ ही दिनों में देवरानी परेशान होने लगी थी। ऐसे ही एक रोज, हाय नेहा, कैसी है तू? और बता क्या चल रहा है आजकल? अच्छा वो मैं किंजल अपनी सहेली से फोन पर अपनी बात पूरी कर पाती, उससे पहले पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। अरे यार, क्या मुसीबत है ये। इस घर में तो कोई ठीक से फोन पर बात भी नहीं कर सकता। धर्मशाला खोल कर रखा हुआ है जेठानी जी ने। किंजल को अब बच्चों के शोर शराबे से परेशानी होने लगी थी। कुछ समय बाद किंजल गर्भवती हुई और इस बात से घर में सभी बड़े खुश हुए। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो इस घर में भी अब बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। छोटी बहू, अब तू अपना अच्छे से ध्यान रखना। हाँ किंजल, अब तुम पूरी तरह से बेड रेस्ट करना और घर की सब जिम्मेदारियां मैं अकेले संभाल लूंगी। अब तो जैसे किंजल की ऐश थी, वो हर समय बस आराम करती और अनीता घर के सारे काम करती। लेकिन अपनी जेठानी के 100 बच्चों से अब देवरानी को और भी ज्यादा इरिटेशन होती, और खासकर जब सभी उसकी जेठानी की तारीफ करते। इसलिए वो किसी भी तरह अपनी जेठानी के 100 बच्चों का ये क्रच बंद करवाना चाहती थी। इसलिए अब उसने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया। कभी वो जानबूझकर फर्श पर तेल गिरा देती जिससे कोई बच्चा गिरकर चोट खा जाता, तो कभी जानबूझकर कमरे में सो रहे बच्चों के एसी का टेम्परेचर कम कर देती, जिससे उन्हें सर्दी जुकाम हो जाता। भाभी, आजकल अब बच्चों का ठीक से ध्यान नहीं रख पाती, जिस कारण इनको ये सब परेशानी होने लगी है। माफ करना बहन, लेकिन पता नहीं रोहन को कैसे। अच्छा, अब से मैं ठीक से ध्यान रखूंगी। हाँ, लेकिन एक रोज तो हद ही हो गई। उसने जानबूझकर बच्चों के लिए बनाए हुए खाने में एक दवाई मिला दी, जिसको खाने के बाद सभी बच्चे बीमार हो गए। ये देख मोहल्ले के सभी लोग गुस्सा हो गए और सबने अपने बच्चों को अनीता के यहाँ से हटा लिया।
ये तो शुक्र मनाओ हम तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहे, नहीं तो तुम्हारी इस लापरवाही के कारण तो तुम अब तक जेल में होती। लेकिन आप सब गलत समझ रहे, मेरी बात तो सुनिए। उस दिन के बाद किसी ने भी उसकी एक नहीं सुनी और उसे बुरा भला कहकर वहाँ से चले गए। जेठानी का क्रच बंद हो गया और उसके 100 बच्चे उससे बिछड़ गए। ये सब देख देवरानी काफी खुश थी। अनीता काफी देर तक कमरे में बैठी रोती रहती। अब वो बाहर जाती तो मोहल्ले की वही औरतें जो उसकी पहले इज्जत करती थी अब उसको ताने देती। शायद इसीलिए भगवान ने इसको बच्चे नहीं दिए, क्योंकि बच्चों की देखभाल करना इसे आता ही नहीं। लोगों की ये बातें अब उसके दिल में तीर की तरह चुभती। ऐसे दिन बीते और अब किंजल के 9 महीने पूरे हो गए और उसने एक बेटे को जन्म दिया। देखिए, बच्चा तो एकदम ठीक है, लेकिन माँ को भी थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए हमें हफ्ता भर उन्हें अस्पताल में रखना होगा। डॉक्टर, वो तो ठीक हो जाएगी ना? जी, लेकिन अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी कम से कम उन्हें 3 महीने तक बेड रेस्ट पर ही रहना होगा। किंजल अब अस्पताल में रहती। सोनम उसके साथ दिन रात वहीं रहकर उसकी और उसके बच्चे की खूब सेवा करती। कुछ समय बाद वो घर आ गई। घर आने के बाद भी 3 महीने तक वो बेड रेस्ट पर रही। इन सब के दौरान सोनम ने ही मुन्ना का ध्यान रखा, साथ ही उसने किंजल का भी ख्याल रखा। मेरी जेठानी कितनी अच्छी है और एक मैं हूँ, मैंने इनके साथ कितना गलत किया। अब वो अपनी जेठानी से माफी मांगती है, साथ ही सब मोहल्ले वालों को जाकर सारी सच्चाई बता देती है, जिससे अब सभी उससे माफी मांगते हैं और वापस से सोनम से क्रेच खोलने की डिमांड करते हैं। सोनम के 100 बच्चे अब वापस लौट आते हैं। इसके साथ ही देवरानी का बेटा भी ज्यादातर सोनम के पास ही रहता, क्योंकि इतने दिनों में उसे सोनम की आदत जो हो गई थी। अब बांझ सोनम के पास भी 100 से ज्यादा बच्चे थे, जिनके साथ वो बड़ी खुश थी। सावित्री देवी के 2 बेटे थे, मिहिर और सूरज। मिहिर उनका बड़ा बेटा था, जबकि सूरज उनका छोटा बेटा था। उन दोनों की शादी की उम्र हो चली थी, इसलिए सावित्री देवी चाहती थी कि उसके घर अब 2 बहुएं आ जाएं। इसलिए उसने दोनों लड़कों से इस बारे में बात की। लेकिन माँ, हम दोनों को तो पहले से लड़कियां पसंद है और हम उन्हीं से शादी करेंगे। हाँ माँ, मैं भी अपनी प्रेमिका रूपाली से ही शादी करूंगा, किसी और से नहीं। अच्छा, ये तो और भी बढ़िया है। कम से कम लड़की ढूंढने से तो छुटकारा मिला। तुम दोनों आज ही उन लड़कियों से बात करो। हम इसी इतवार उन दोनों के घर रिश्ते लेकर जाएंगे। अपनी माँ की बात सुनकर वो दोनों बड़े खुश होते हैं और झट से अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को जाकर फोन करते हैं। फिर अगले हफ्ते ही वो दोनों लड़कियों के घर जाते हैं, जहाँ बड़ी बहू का घर तंग गलियों में एक भीड़ भाड़ वाली कॉलोनी में होता है, जिसमें वो अपने माँ बाप के और 2 भाई बहन के साथ रहती है। उनके घर के हालात देखने से ही पता चल रहा था कि वो गरीब घर से है, लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए वो ये रिश्ता पक्का कर लेती है। इसके बाद वो छोटे बेटे की पसंद यानी रूपाली के घर जाती है, जो कि बहुत शानदार जगह में और बड़ा सा होता है। सावित्री तो देखते ही इस रिश्ते के लिए झट से हाँ कर देती है। कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी एक ही दिन होती है। ओह गॉड, मेरी जेठानी ने तो कितना बेकार सा लहंगा पहना है। देखने से पता चलता है कि किसी मंगल बाजार का है। मेरा लहंगा तो देखो कितने बड़ी शोरूम का है, देखते ही कोई भी बता देगा। शादी होने के बाद वो घर आ जाती हैं, जहाँ सास उनका अच्छे से स्वागत करती है। अगली सुबह दोनों बहुएं अपनी पहली रसोई की रस्म अदा करती हैं। उनके हाथों का खाना सबको बड़ा पसंद आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज, वैसे भाभी, आप दोनों अपने हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं? ये तो आप अपने भाइयों से पूछो कि वो हमें कहाँ लेकर जाएंगे। जहाँ तुम बोलो हम तो वहीं चल लेंगे। गोवा, मुझे गोवा जाना है। मेरा बड़ा मन था कि मैं अपने हनीमून पर गोवा जाऊं। ओह वाह भाभी, नाइस प्लेस। और बड़ी भाभी, आप कहाँ जा रहे हैं? जी वो, हम दोनों वैष्णो देवी जा रहे हैं, वही हमारी ट्रिप हो जाएगी। वैसे भी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम घूमने फिरने पर इतने पैसे खर्च कर सके। अब दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ हनीमून पर जाने का प्लान बना लेते हैं। 2 दिन बाद काजल घर की साफ सफाई कर रही होती है, तभी उसकी देवरानी मेकअप करके अपने रूम से बाहर आती है। ओफो जेठानी जी, आप अभी तक घर के कामों में लगी है। 4 दिन बाद हमें हनीमून पर जाना है और अभी तक हमने शॉपिंग भी नहीं की। ये सब काम तो होते रहेंगे, चलिए पहले चलकर शॉपिंग कर लेते। हनीमून की शॉपिंग? लेकिन अभी शादी पर ही तो हमने कपड़े बनवाए थे। माँ ने मेरे लिए 3 सूट और 4 साड़ियां बनवाई थी, वो सब नए ही हैं। उन्हीं में से कुछ पहन लूंगी। ओह गॉड जेठानी जी, हनीमून पर कोई सूट या साड़ी पहनता है क्या? उसमें तो स्टाइलिश कपड़े पहने जाते हैं। क्या मतलब? आप जल्दी से शॉपिंग पर जाने की तैयारी कीजिए, फिर मैं सब समझाती हूँ। कुछ देर बाद रूपाली एक बड़े से मॉल के मेकअप शोरूम में जाती है।
मुझे मार्स की लिपस्टिक, मैबलिन का आईलाइनर और लैक्मे का फाउंडेशन दिखाइए। जी मैडम, ये लीजिए, ये लिपस्टिक ओनली 1000 की है। ओह कम ऑन, मैं अमीर घर से हूँ और मेरा पति भी अच्छा खासा कमा लेता है, तो ये प्राइस वाइस मुझे मत बताओ। वैसे जेठानी जी आप भी कुछ ले लीजिए। 1000 की लिपस्टिक, इससे भी कम में तो मेरा पूरा मेकअप का सामान आ जाता है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, शादी के लिए जो क्रीम पाउडर लिया था वो सब रखा हुआ है अभी। देवरानी अपना सामान लेकर जेठानी के साथ बाहर आ जाती है। बाहर आते ही पटरी पर एक चूड़ी वाली बैठी थी। कितनी प्यारी चूड़ियां हैं, अम्मा मुझे वो वाली दिखाने तो। जेठानी जी ये सस्ती सी चूड़ियां, खैर छोड़िए और चलिए अब ड्रेस की शॉप पर चलते हैं। देवरानी एक बार फिर अपनी जेठानी के साथ जूडियो के शोरूम में जाती है और महंगी महंगी शॉर्ट वेस्टर्न ड्रेसेस देखने लगती है। आई थिंक दिस इज परफेक्ट। व्हाट द प्राइस? मैडम ओनली 15,000। ओह ग्रेट, पैक कर दीजिए। इतने में तो मेरी शादी के सारे कपड़े बन गए थे, बल्कि माँ बाबा के भी कपड़े इतने में बन गए थे। वैसे देवरानी जी ये कपड़े कुछ ज्यादा ही छोटे नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है कि 25 साल की लड़की का बोलकर ये 15 साल की बच्ची का फ्रॉक दिखा रहे हैं। जेठानी जी इसे वेस्टर्न शॉर्ट ड्रेसेस बोलते हैं और हनीमून पर सब यही पहनते हैं, खासकर गोवा में। अब मैं गोवा बीच में साड़ी या सूट पहनकर तो नहीं घूम सकती ना। क्यों, वहां की बीच पर कोई बैन लगा हुआ है क्या? अरे नहीं, खैर छोड़ो, अब आप भी अपने लिए कोई ड्रेस ले लीजिए। नहीं नहीं, मेरे पास कपड़े रखे हुए हैं शादी के, वही पहन लेंगे। अरे वो देखो सामने हील्स की सैंडल की शॉप है। अब देवरानी अपने लिए महंगी महंगी 2 डिजाइनर सैंडल खरीदती है। आप भी ले लीजिए जेठानी जी, डिस्काउंट मिल रहा है। 2000 की एक जोड़ा लेने पर उसमें 100 रुपए की छूट है। नहीं नहीं, मेरे पास है। ओह गॉड, कभी तो अपनी कंजूसी छोड़िए जेठानी जी। आप पैसे वाली हैं और ऊपर से देवर जी की कमाई भी अच्छी खासी है, लेकिन ना तो मैं अमीर हूँ ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं। मेहर जी मुझे हनीमून पर लेकर जा रहे, यही मेरे लिए बड़ी बात है। ये कहकर वो शोरूम के बाहर आ जाती है। तभी जेठानी की नजर सड़क किनारे 100 रुपए में सैंडल बेच रहे आदमी पर जाती है। आइए आइए, 100 रुपए में, 100 रुपए में। 100 रुपए का नाम सुनकर ही वो सैंडल ले लेती है। कुछ देर बाद वो दोनों घर आ जाती हैं, जहाँ देवरानी के हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग होते हैं, तो वहीं जेठानी के हाथों में एक छोटी सी पॉलीथीन होती है, जिसमें एक जोड़ी सैंडल और चूड़ियां होती हैं। छोटी भाभी को देखकर तो लगता है इन्होंने अच्छी खासी शॉपिंग की है, लेकिन बड़ी भाभी आपके हाथ में तो जरा सा सामान ही है। ओफो बेटी, तू भी कैसी बातें करती है। अब छोटी बहू ठहरी अमीर और बड़ी बहू ठहरी गरीब। ये सब सुनकर काजल को बड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। अगले दिन वो फिर से शॉपिंग पर जाती है, जहां देवरानी अपने लिए और भी ड्रेसेस और महंगे महंगे परफ्यूम्स खरीदती है और शॉपिंग पर ही अच्छे खासे पैसे उड़ा देती है। कुछ दिन बाद वो दोनों अपने हनीमून के लिए निकल पड़ते हैं। जहां अमीर बहू हवाई जहाज से गोवा जाती है, तो वहीं गरीब बहू अपने पति के साथ ट्रेन में वैष्णो देवी जाती है। गोवा में भी देवरानी खूब पैसे उड़ाती है। 5 स्टार होटल में रुकना, महंगा महंगा खाना खाना, क्लब जाना और अपने लिए वहां भी ढेर सारी शॉपिंग करना। तो वहीं गरीब बहू वैष्णो देवी जाकर माँ के दर्शन करती है और धर्मशाला में रुकती है। साथ ही सस्ते से ढाबे का खाना खाकर वो लोग बेफिजूली खर्च करने से बच जाते हैं। 4-5 दिन की ट्रिप के बाद वो लोग वापस लौट आते हैं। तो एक रोज अचानक से उनकी सास को हार्ट अटैक आ जाता है। ऑपरेशन में पूरे 4 लाख का खर्च आएगा। क्या इतने पैसे? लेकिन इतने पैसे तो अभी मेरे पास नहीं है। 5 लाख तो अभी हनीमून पर ही खर्च हो गए, अब 1 लाख ही होंगे मेरे पास। मेरे मॉम डैड भी अभी शहर से बाहर गए हुए हैं, नहीं तो उन्हीं से कुछ पैसे ले लेती। ऊपर से गहने भी बैंक के लॉकर में रखे हैं और पैसे बैंक में फंसे हैं। क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी खत्म हो चुकी है। तुम चिंता मत करो, थोड़े पैसे मेरे पास भी रखे। मैंने बुरे वक्त के लिए पाई जोड़कर जमा किए थे, 2.5 लाख के आसपास है। आप चिंता मत करो देवर जी, थोड़े से पैसे मैंने जोड़ कर रखे हैं जो मुझे शादी ब्याह में सगुन पर मिले थे, तो 50,000 वो भी होंगे। इस तरह वो 4 लाख रुपए इकट्ठे कर लेते हैं और सावित्री की जान बचा लेते हैं। अब सावित्री को भी अपनी गलती का एहसास होता है, साथ ही देवरानी को भी समझ आ जाता है। अब मुझे समझ आ गया जेठानी जी कि पैसे बचाना बुरे वक्त के लिए कितना जरूरी है। मैं कितनी बेफिजूली खर्च करती थी, लेकिन अब मैं ये सब बेफिजूल नहीं करूंगी। उस दिन के बाद